मार्केट में श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस ने इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंटरेस्ट पेमेंट में इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, लेकिन फिर भी श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस यहाँ पर डिफॉल्टर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके। साथ ही साथ श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस के एनसीडी में इन्वेस्ट करने से हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, इस वीडियो का रिकमेंडेशन मुझे कैप्टन जैक जी ने दिया, इसलिए मैं इसके टॉपिक पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले हम श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस के एनसीडी के प्राइसेस देख लेते हैं, क्या मार्केट में चल रहा है। जैसे मैं एडलवाइस के साइड में आया हूँ, यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे कई सारे इसके एनसीडीज है मार्केट में, तो यहाँ पर हम N9 से शुरू करते हैं। जैसे N9 का प्राइस देखें तो 800 रुपये पर चल रहा है, फेस वैल्यू 1000 रुपये का। ठीक है, यहाँ पर जैसे रिडेम्पशन डेट देख ले 2022 का है, और यहाँ पर जो एनसीडी है वो सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, और यहाँ पर कूपन पेमेंट 10.25% का और पर एनम के हिसाब से कूपन पेमेंट होता है। अब जैसे अदर एनसीडी हम देखते हैं। अब जैसे एनआई का अगर हम एनसीडी प्राइस देखें तो 844 रुपये है। एनजे का प्राइस देखें तो 477 रुपीज, लगभग 50% अपने फेस वैल्यू से नीचे पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो वॉल्यूम भी 240 के आसपास है। बीएससी में क्वांटिटी देखें तो बीएससी में भी यहाँ पर ट्रेडिंग हो रहा है 140 क्वांटिटी के साथ। अब जैसे आगे बढ़ के देखते हैं तो एनके में यहाँ पर 1120 रुपए का ट्रेडिंग हो रहा है। अब फिर एनएल का देखें तो 526 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। फिर एनएम देखें तो 1000 रुपए पे ट्रेड हुआ है लास्ट। फिर अदर्स देखें एनएन तो 860 रुपए पे ट्रेड हुआ है लास्ट। एनओ देखे तो यहाँ पर 427 रुपए पे ट्रेड हुआ है। इसका इंटरेस्ट पेमेंट है मंथली, अनसिक्योर्ड सब ऑर्डिनेटेड डेट। सब ऑर्डिनेटेड मतलब हो जाता है लो क्वालिटी का डेप्ट। अदर देखे तो यहाँ पर देखे तो 485 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है? तो जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला, यहाँ पर श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस ने इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया है। यहाँ पर इस डिफॉल्ट की वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो गया, और साथ ही यहाँ पर कई सारे मार्केट में न्यूज भी आया है, जिसकी वजह से जो पुराने एग्जिस्टिंग एनसीडी होल्डर्स है वो अपना इन्वेस्टमेंट खाली कर रहे हैं। यहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट सेल करके निकलना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मार्केट में हाई सप्लाई होने की वजह से और लो डिमांड होने की वजह से यहाँ पर प्राइसेस इतना ज़्यादा हिट किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर आखिर न्यूज क्या चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट में इतनी सेलिंग चल रही है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े होंगे तो आपको पता ही होगा, मैंने पिछले दिन से यहाँ पर कुछ पोस्ट्स किए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये लाइव मिंट का पोस्ट है, न्यूज चैनल है ये, उनका ये पोस्ट है। फिर उसके बाद एक moneylife.in का पोस्ट है जो कि एक न्यूज चैनल है, यहाँ पर इन्होंने भी एक पोस्ट किया। इसके साथ मैंने एक पीडीएफ सीट भी पोस्ट किया था। फिर आज सुबह मैंने दो और चीजें पोस्ट की, उनकी बात मैं बाद में करता हूँ। तो पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रेय बॉन्ड होल्डर्स हिट बाय एनसीएलटी ऑर्डर, ट्राइब्यूनल ग्रांटेड श्रेय आर्म ए मोरेटोरियम ऑन रीपेमेंट्स, रिटेल इन्वेस्टर आर नाउ स्टक विदाउट इंटरेस्ट ऑन देयर डिवेंचर्स ऑफ द नॉन बैंक फाइनेंशियल। मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ पर एक ट्राइब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि कंपनी से डील करती है। मतलब जैसे हम लोग कोर्ट हाई कोर्ट में डील करते हैं, वैसे ही कंपनी के लिए एक अलग कोर्ट होती है जिसे हम ट्राइब्यूनल एनसीएलटी कहते हैं। यहाँ पर एनसीएलटी के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया है। यहाँ पर इस ऑर्डर की वजह से क्या हो गया, इनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 6 महीने के लिए मॉरिटोरियम में चल गया है। जैसे कि आपको पता है कोरोना में हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट और ईएमआई पेमेंट था वो 6 महीने के लिए मॉरिटोरियम में चल गया था और हमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ा था। ठीक इनके साथ भी ये हुआ। ट्रेई के पास एक ऑर्डर आ गया एनसीएलटी का, और ये एलिजिबल हो गए मॉरिटोरियम अवेल करने के लिए। यहाँ पर मतलब ये हो जाता है कि ये अगले 6 महीनों तक यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेंगे किसी भी एनसीडी पर। यहाँ पर जैसे मनी लाइफ का एक और पोस्ट है जिसमें आप देख पा रहे हो हेडिंग में, इन एन अलार्मिंग डेवलपमेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर ऑफ कोलकाता बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी श्रेय ग्रुप हैज अपैरेंटली फ्रोजन इंटरेस्ट पेमेंट एट रिडेम्पशन ऑफ इट्स नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टू 30 जून 2021। मतलब अगले 6 महीनों तक यहाँ पर ना ही इंटरेस्ट पेमेंट होगा ना ही कोई रिडेम्पशन किया जाएगा। अब इनका जो ये न्यूज है ये एनसीएलटी के ऑर्डर बेस पे है। अब जैसे हम एनसीएलटी का ऑर्डर देखते हैं वो क्या कहता है, तो ये रहा श्रेय फाइनेंस का एनसीएलटी ऑर्डर का कॉपी। तो यहाँ पर ये एक्सचेंजेस पर इन्होंने दिया था
नोटिफिकेशन के रूप में। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो ऑल रेफर करता है ऑल सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होल्डर ऑफ द कंपनी, ऑल फॉरेन लेंडर्स और ऑल परपेचुअल डिवेंचर होल्डर्स। परपेचुअल डिवेंचर्स हो जाते हैं जिनका कोई रिडेम्पशन डेट ना हो। तो यहाँ पर जैसे हम इन सब डिटेल्स को हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से इनके कंपनी और इनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से इनको कैश क्रंच का सामना करना पड़ रहा है। हम सीधे आते हैं एनसीएलटी के ऑर्डर में कि एनसीएलटी का ऑर्डर क्या कहता है। तो जैसे हम नीचे आते हैं, तो ये रहा एनसीएलटी का ऑर्डर। तो यहाँ पर जैसे हम राशनल में देखते हैं, ये सब हमारे काम का नहीं है, ये सब आप पढ़ सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से। तो यहाँ पर जैसे हम नीचे आए और ज़्यादा, तो यहाँ पर ऑर्डर रिलेटेड नोटिफिकेशन है, अरेंजमेंट विथ क्रेडिटर्स। यहाँ पर जैसे पॉइंट 1 में कोरोना के बारे में कहा गया, ठीक है। उसके बाद नीचे हम आते हैं, अब यहाँ पर जैसे हमारा जो एनसीडी होल्डर्स है उनके लिए ये मेन पॉइंट है। जैसे सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स, यहाँ पर जैसे कहा गया है, देयर शैल बी ए मोरेटोरियम इन टर्म्स ऑफ एनी रीपेमेंट और पेमेंट ऑफ कूपन और रिडेम्पशन। यहाँ पर मतलब मोरेटोरियम पीरियड जब तक चल रहा है उसके उसके खत्म होने के 15 दिनों के अंदर यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा इंटरेस्ट का। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, यानी कि 6 महीने का यहाँ पर मोरेटोरियम पीरियड है, तो 30 जून के बाद यहाँ पर 15 दिनों के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा जितने भी एनसीडीज है मार्केट में। फिर उसके बाद लिखा हुआ द रिडेम्पशन डेट्स ऑफ द सिक्योर्ड डिबेंचर्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स कंसर्न शैल स्टैंड पोस्टपोन्ड बाय ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। यहाँ पर मतलब ये हो जाता है कि जो मार्केट में जो एग्जिस्टिंग एनसीडीज है जो मैच्योर होने वाले हैं 2 से 3 महीनों के अंदर, जैसे कुछ एनसीडीज है जो आपको 400-500 रुपए के दिख रहे थे, उनका मैच्योरिटी अगले 3-4 महीनों में है। तो यहाँ पर कुछ एनसीडी होल्डर्स या फिर एनसीडी इन्वेस्टर जो मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि 2-3 महीने की बात है, 400 रुपए में खरीद लेंगे, 1000 रुपए में रिडेम्पशन हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो उनके लिए ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर जो कहा गया है उसका साफ मतलब हो जाता है कि जो एनसीडीज अभी 3 महीने में रिडेम्पशन होने वाले, वो अगले 2 साल बाद रिडेम्पशन होंगे। मतलब जैसे 2021 के मार्च महीने में रिडेम्पशन हो रहा, तो वो रिडेम्पशन होगा 2023 के मार्च महीने में। Any and all installment payments toward the principal component of the secured debentures in terms of financing documents concerned shall stand postponed by a period of 2 years। यहाँ पर प्रिंसिपल का रीपेमेंट अगर जो है वो भी 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब जैसे पॉइंट 4 है, कूपन इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स कंसर्न will recommence after the expiry of moratorium period and will continue till the end of the extended tenure of the secured debentures। मतलब ये हो जाता है मोरेटोरियम के बाद जो एनसीडीज रिडेम्पशन होने वाले थे उनका भी इंटरेस्ट पेमेंट अगले 2 साल तक किया जाएगा। मतलब आपका जो एनसीडी है या फिर आप जो मार्केट से एनसीडी खरीदने वाले वो अगले 2 साल के लिए और बढ़ गया उसका टाइम पीरियड। अब जैसे एक और पॉइंट है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट if the total tenure of sum of secured debentures including the extended period mentioned here in above exceeds 10 years, SEFL shall redeem such secured debentures in full and final only at the end of 10th year। मतलब ये हो जाता है जैसे एग्जांपल में कहा गया, जैसे कोई एनसीडी 2028 में रिडीम होने वाली है, अब रिडेम्पशन 2028 में होने वाला है, लेकिन एनसीएलटी ऑर्डर की वजह से रिडेम्पशन 2 साल और बढ़ गया, तो यहाँ पर जो एक्चुअल रिडेम्पशन होगा वो 2030 का होगा। लेकिन क्योंकि एनसीडी 2019 में इशू किया गया था और ये 10 साल का जो क्राइटेरिया कह रहा है एनसीएलटी का ऑर्डर, उसकी वजह से यहाँ पर जो रिडेम्पशन होगा वो 2029 में होगा। तो मैक्सिमम यहाँ 10 साल के लिए ही रिडेम्पशन रोका जाएगा। ये हो जाता है सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स के लिए। ठीक इसी तरीके से अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर के लिए भी कहा गया है, लेकिन अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर क्योंकि अनसिक्योर्ड है इसलिए इनका जो नुकसान है वो ज्यादा है कंपेयर टू सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स। पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर इनका जो रिडेम्पशन है वो 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। इंटरेस्ट पेमेंट लेकिन 6 महीने बाद दिया जाएगा, ये तो पक्का है। अब ईसीबी होल्डर्स है फिर और अदर पीडीआई होल्डर्स, इन सबको मैं नहीं ले रहा हूँ। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं तो इंडिविजुअल डिबेंचर होल्डर्स, देयर शैल बी अ मोरेटोरियम इन टर्म्स ऑफ एनी पेमेंट ऑफ कूपन इंटरेस्ट बाय एसईपीएल टुवर्ड्स द इंडिविजुअल डिबेंचर होल्डर्स ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड।
Any coupon interest accrued and payable to the individual debenture holders during the moratorium period shall be paid by SFEL within 15 days from the expiry of moratorium period। मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15 दिनों के बाद या फिर 15 दिनों के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा मोरेटोरियम पीरियड के खत्म होने के बाद। यहाँ पर मुझे एक डाउट है कि यहाँ पर जो ये सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स के लिए कहा जा रहा है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है या फिर नहीं, इसका मुझे डाउट है। तो इसके बारे में तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर साफ साफ पढ़ के समझ में ये तो आ रहा है कि यहाँ पर रिडेम्पशन 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब यहाँ पर आप अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे तो और थोड़ा इस वीडियो को लंबा आप देख लो, क्योंकि यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले बैलेंस शीट को, और यहाँ पर ये मोरेटोरियम कौन ला रहा है ये भी जान लेते हैं। पहले तो ये जो मोरेटोरियम है वो बैंक्स ये मोरेटोरियम लगाया है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ो 3.6 पॉइंट पे, परसेंट टू आरबीआई अगस्त सर्कुलर्स मेजोरिटी ऑफ बोरोवर्स ऑफ SEFL have sought or are expected to seek one-time restructuring of their loans, which has resulted in and will result in severe cash flow shortage following the asset liability mismatch and the fact that the cash flows of SEFL are currently being controlled by lender banks have led SEFL to enter in arrangements with the creditors in the following manner। मतलब ये हो जाता है ये जो NCLT ऑर्डर पास किया गया ये बैंकों ने पास कराया है। यहाँ पर बैंकों के पास कैसे पावर आ जाता है ये पास कराने का, क्योंकि यहाँ पर बैंकों के पास पावर है ये ऑर्डर पास कराने का, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ बोरोइंग्स है इस कंपनी की वो बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, वो मैं स्क्रीनशॉट में आपको साइड में लगा दूंगा। इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मेजोरिटी ऑफ जो लोन प्रोवाइड किया गया है वो बैंक प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से बैंक्स जो है वो कैश फ्लो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी का, और वो एनसीडी होल्डर्स के रिडेम्पशन भी नहीं करवाने दे रहे हैं और ना ही इंटरेस्ट पेमेंट करवाने दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना पैसा पहले सिक्योर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जान लो, अगर आप एनसीडी होल्डर हो किसी कंपनी में तो ये आपके पास एक डीमेरिट आ जाता है कि आपका किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है किसी भी कंपनी में। यहाँ पर बैंक पूरा कंट्रोल निभा रही है कंपनी के ऊपर। अब जैसे यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो अगर अभी के टाइम में, तो यहाँ पर 3 बातें हो सकती है। एक हो जाता है कंपनी टाइम पर रिडेम्पशन कर दे, जैसे कि एनसीएलटी ऑर्डर में कहा जा रहा है 2 साल बाद पूरे कूपन पेमेंट के साथ। दूसरा बात ये हो सकता है कि कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कर ले, जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ देयर लोन्स, मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर सेटलमेंट किया जाएगा लोन अमाउंट का। जैसे कि मान लेते हैं कि 1,000 रुपए का एनसीडी है, उसमें हेयर कट किया जाए कंपनी के द्वारा या फिर एनसीएलटी के ऑर्डर के द्वारा, और वहां पर 1,000 रुपए का एनसीडी 600 रुपए का हो जाए, ऐसा हो सकता है दूसरे केस में। यहाँ पर तीसरे आउटकम की बात करते हैं। यहाँ पर जो तीसरा आउटकम है वो हो जाएगा इंसॉल्वेंसी का रास्ता, जैसे कि डीएचएफएल के केस में अभी इंसॉल्वेंसी चल रही है, और हो सकता है इंसॉल्वेंसी हो भी जाए डीएचएफएल की, और या फिर पिरामल ग्रुप या अदर कॉर्पोरेट्स डीएचएफएल को खरीद लें। तो यहाँ पर डीएचएफएल को अगर खरीदा जाएगा तो उस समय भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से जो एनसीडीज है या फिर जो लोन्स है उनका वैल्यू कम किया जाएगा। तो अगर इन फ्यूचर यहाँ पर पहला ऑप्शन सेटिस्फाई होता है, यानी कि कंपनी फुल सेटिस्फाई कर देती है अपने एनसीडीज इन्वेस्टमेंट को, तो यहाँ पर फायदा हो सकता है हम जैसे इन्वेस्टर्स को जो अभी तक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किए थे श्रेय के एनसीडीज में। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरा केस या फिर तीसरा केस एप्लीकेबल हो जाता है तो यहाँ पर हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए। ये आप बात ध्यान में रखना। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप जान लो यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिस्क पे आ सकता है बहुत ही ज़्यादा। तो आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप सोच समझ के लेना और सोचे समझे हुए कैपिटल के साथ ही लेना। यहाँ पर जैसे इनके जितने भी एनसीडीज है वो बीएससी पर भी लिस्टेड है और एनएससी पर भी लिस्टेड है। तो अगर आप यहाँ पर एनसीडीज बाई करते हो तो एक बार चेक कर लेना बीएससी पर क्या प्राइस चल रहा है और एनएससी पर क्या प्राइस चल रहा है। अब जैसे आज के पोस्ट में आता हूँ, जो मैंने आज टेलीग्राम पे पोस्ट किया उसमें मैंने दिखाया कि यहाँ पर एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज सीक बॉन्ड होल्डर्स व्यूज ऑन चैलेंजिंग एनसीएलटी मॉरेटोरियम ऑर्डर। मतलब यहाँ हमारा जो एनसीडीज होता है उनका एक डिवेंचर ट्रस्टी होता है, जैसे कि इस केस में एक्सिस है जो इंडिविजुअल का डिवेंचर ट्रस्टी है। यहाँ पर इंडिविजुअल का डिवेंचर ट्रस्टी
एक तरीके से पूरे एनसीडी होल्डर्स को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट के ऑर्डर में। यहाँ पर जैसे आप एनसीएलटी के ऑर्डर को पढ़ोगे तो वहाँ पर एक मीटिंग भी दिया गया जिसमें बैंक के साथ मीटिंग किया जाएगा, एनसीडी होल्डर्स के साथ भी मीटिंग किया जाएगा। तो उस मीटिंग में यहाँ पर एक्सिस ट्रस्टी भी रहेगा, रिप्रेजेंट करेगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को। अब जैसे यहाँ पर मुझे और ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाया कि यहाँ पर क्या केस हुआ है, जैसे कि आपको मैंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। यहाँ पर मार्केट में जो न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड और जो ब्लूमबर्ग क्विंट है, वो सब ये सब न्यूज़ सब्सक्रिप्शन बेस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो इसलिए और ज़्यादा मैं डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ। तो एक तरीके से समझ सकते हो जो मेरे चैनल पे जो पोस्ट आते हैं वो सब एक तरीके से प्रीमियम कंटेंट है। तो इसलिए मैंने सोचा था यहाँ पर कि एक ज्वाइन बटन लगा दूँ ताकि मैं और अच्छे पोस्ट वगैरह कर सकूँ, और इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको ज्वाइन बटन के बारे में। तो आप अपनी क्या राय रखते हो ज्वाइन बटन के बारे में, तो वो आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।